ज्ञानोत्सव समारोह में मैं सुधीर कुमार ARP मैथ्स जलीलपुर आप सभी का पुनः एक बार दोबारा से स्वागत करता हूं और सभी से मैं अनुरोध भी करता हूं, रिक्वेस्ट भी करता हूं कि ये जो आज का सेशन हमारा यहाँ होने वाला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप और हम पहले सामने आ चुकी हैं, मगर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि हमें अभी तक उनके बारे में पता नहीं है। तो वैसे चर्चा चल रही है प्रेरणा ज्ञानोत्सव समारोह किस लिए आयोजित किया गया है। पहले हम इसी पर एक थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि प्रेरणा ज्ञानोत्सव लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हमारे बच्चे स्कूल से काफी समय तक दूर रहे हैं। इसलिए दूर रहे हैं क्योंकि कोरोना वाला जो है कोरोना पेंडेमिक है, उसके चलते हमारे स्कूल बंद रहे हैं। अभी भी जब हम स्कूल्स में बच्चों को बुला रहे हैं, अल्टरनेट बुला रहे हैं, 50% बुला रहे हैं, तो उनकी जो कॉम्पिटेंसी थी, जो उनकी दक्षताएं थी, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इस प्रेरणा ज्ञानोत्सव की जरूरत पड़ी है। प्रेरणा ज्ञानोत्सव कुछ और नहीं है, 100 डेज कैंपेनिंग का ही नाम प्रेरणा ज्ञानोत्सव है, जिसके अंतर्गत आप समृद्ध मॉड्यूल से बच्चों को रिमेडियल टीचिंग हम अपने स्कूल्स में, प्राइमरीज में रिमेडियल टीचिंग देंगे 100 डेज कैंपेनिंग के अंतर्गत। इसके साथ साथ कुछ हमें और भी कार्य करने हैं, जैसे शिक्षा चौपाल लगाना। हम शिक्षा चौपाल कैसे लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, ये यदि एक प्रश्न हो तो शिक्षा चौपाल हमें जो हमारे मोहल्ले हैं उनमें जाके लगानी है। क्यों लगानी है? क्योंकि हमें अभिभावकों को जागरूक करना है। अभिभावकों को जागरूक करने हेतु हमें शिक्षा चौपाल लगानी है। उनसे सीधी वार्ता करने के लिए शिक्षा चौपाल हमें लगानी है, क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है, हम देख रहे हैं, मगर हम फेस करते हैं कि जो 50% बच्चे हम बुला रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे नहीं आ पाते। कोई किसी वर्क में इंगेज है, कि कोई नानी के चला गया है, बहुत सारी प्रॉब्लम, मैनी मोर प्रॉब्लम्स आर देयर। तो उन सभी का रिमूवल हो सके, इसलिए हम अभिभावकों से एक क्या चाह रहे हैं, सहयोग चाह रहे हैं। और जो हमारी SMC है, SMC से हम क्या चाह रहे हैं, सहयोग चाह रहे हैं। यानी कि जो बच्चे हमारी पहुंच से दूर हैं, बार बार प्रयास करने के बाद भी स्कूल्स में प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो SMC या गांव वाले सहयोग करें और वो हमारे स्कूल तक पहुंचे। और जो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है प्रेरणा मिशन, उसके अंतर्गत जो ये समृद्ध मॉड्यूल चल रहा है वह सही से इम्प्लीमेंट हो सके। मिशन प्रेरणा के अपने कुछ घटक हैं, कुछ मुख्य पिलर हैं। यदि हम मुख्य पिलर की बात करते हैं तो 3 ही मुख्य पिलर है, प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा तालिका और प्रेरणा सूची। प्रेरणा लक्ष्य, तालिका और सूची, ये प्रेरणा मिशन के 3 मुख्य पिलर है। हम अध्यापक इनसे भली भांति परिचित हैं, मगर जो अभिभावक हमारे यहाँ प्रेजेंट है, आए हैं अपने गांव से चल के, उनके लिए शिक्षा चौपाल में भी ये चीजें उनसे साझा करनी है कि प्रेरणा लक्ष्य क्या है, प्रेरणा तालिका क्या है, प्रेरणा सूची क्या है, जिससे वो इस कार्यक्रम के महत्व को समझ सके। तो हमें शिक्षा चौपाल के अंतर्गत भी इस बात को उनसे साझा करना है कि ये जो प्रेरणा मिशन का कार्यक्रम है ये राज्यव्यापी जन आंदोलन की तरह इसको एक्सेप्ट किया गया है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है और इसमें निश्चित चरणों में ठोस परिणाम प्राप्त करने हैं, ये हम सब जान रहे हैं। तो ये बातें हमें गांव वालों तक भी पहुंचानी है, उन अभिभावकों तक भी पहुंचानी है। जो चीजें हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सारी बातें हमें अपने विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावकों से भी साझा करना है। जो हमारी SMC है, जो 3 मुख्य पिलर की हमने बात की थी, प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा तालिका और प्रेरणा सूची, तो उनसे हमें परिचित करना है अभिभावकों को। हम परिचित हैं, हम जानते हैं, मगर अब किसकी बारी है? आवाज नहीं आई। अब किसकी बारी है? पेरेंट्स की बारी है। यानी कि पेरेंट्स भी जाने
कि ये मिशन प्रेरणा है क्या, इसके मुख्य पिलर है क्या, जिससे इस कार्यक्रम को वो भी गंभीरता से ले। यानी कि पेरेंट्स में गंभीरता लाने के लिए ही ये प्रेरणा ज्ञानोत्सव समारोह आयोजित किया गया है। आप देख रहे हैं इतना बड़ा सेटअप वैसे ही नहीं है, ये कोई गेट टुगेदर नहीं, ये केवल किस लिए है कि हम अपने पेरेंट के साथ जो हमारे स्कूल्स में आ रहे हैं उनसे इस प्रेरणा मिशन के जो महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो चरण हैं, उनसे साझा करें, इसलिए इसका आयोजन किया गया है। उसके साथ साथ में आप देखोगे कि परिवर्तित कक्षा कक्ष की छवि, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्लासरूम है, तो हम जानते हैं, हम देखते थे कि हमारे स्कूल्स में क्लास पहले कैसी हुआ करती थी और आज प्रेजेंट में कैसी है। इस चीज से भी हमें पेरेंट को अवगत कराना है। उनको दिखाओगे नहीं तो उनका विश्वास कैसे आप हासिल करोगे। आपको दिखाना पड़ेगा कि पहले हम यहाँ स्टैंड करते थे, हमारे क्लासरूम ऐसे थे और आज हमारे क्लासरूम ऐसे हैं। प्रिंट रिच माहौल बन गया है, प्रिंट रिच समृद्ध है, पोस्टर्स हैं। हमारे डिपार्टमेंट से 37 प्रकार के 102 चार्ट हमें मिले हैं भाषा और गणित के लिए। जो हमारे 37 प्रकार के पोस्टर मिले हैं भाषा और गणित के लिए, कितने मिले हैं? 102 37 प्रकार के। उनसे भी हमें अभिभावकों को परिचित कराना है। जिस तरह से हम एसएमसी में सोशल ऑडिट करते थे, सोशल ऑडिट का मीनिंग इसकी तो होता था कि जो हमने कार्य किए हैं उन सबको हम अपने अभिभावकों को दिखाते थे। वो सब ही हमें इसके अंतर्गत करना है। वो सारे कार्य जो हम स्कूल्स में कर रहे हैं वो अभिभावकों तक पहुंचाते हैं, जिससे उसमें हमें पता है कि 9 प्रकार की सामग्री हमें मिली है। उस 9 प्रकार की सामग्री से हमें अभिभावकों को भी बताना है, उनसे साझा करना है। फिर नेक्स्ट जो प्रेरणा लक्ष्य है हमें पता है, वो हमें पेरेंट्स से भी साझा करने हैं कि बुनियादी जो हमारी शिक्षा है, हमने ट्रेनिंग में भी देखा था कि जो मैथ्यू इफेक्ट है, मैथ्यू इफेक्ट का ग्राफ दिखाया गया था वीडियो में कि यदि समय रहते बच्चों को बुनियादी जो कौशल हैं भाषा के वो नहीं सिखाए जाते तो वो पिछड़ जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। उसमें एक पॉइंट और आया था कि जो अर्ली स्टेज होती है, यानी कि 0 से 8 वर्ष की जो स्टेज है, उसमें हम वो बुनियादी कौशल को आसानी से सिखा सकते हैं, मगर बाद में यदि हम कोशिश भी करते हैं तो बहुत हमें मेहनत करनी पड़ती है। ये मैथ्यू इफेक्ट बताता है। यदि हम साधारण शब्दों में लें कि बाद में वो जो गैप आता है उसको फुलफिल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए बच्चों को हमें जो उनकी शैशव व्यवस्था है, जो उसमें उनके सीखने की जो तीव्र गति है, उसका रचनात्मक उपयोग करके उनको बुनियादी भाषा कौशल और जो अर्ली न्यूमरेसी वाला जो पोर्शन है वो उनको हमें 0 से 8 वर्ष, जो 0 से 8 वर्ष की जो आयु है उसी में उनको देना है। और ये बात हमको पता है, मगर ये बात हमें अभिभावक से भी एज ए अपील, एज ए रिक्वेस्ट साझा करनी है। ये समय सारणी की बात हमने की थी। 3 पिलर के बाद समय सारणी आता है, हमें पता है। ये भी हमें अभिभावक से साझा करना है कि किस तरह से एज अ स्पून फीडिंग जो हमारा परियोजना कार्यालय है उससे हमें सामग्री प्राप्त हो रही है और हम किस तरह से, यानी कि पूरे 1 साल की कार्य योजना तैयार है। किस दिन हमें क्या करना है, कौन सी गतिविधि करनी है, कौन सा TLM लेना है, कौन सी समय सारणी लगानी है, यदि ग्रीष्मकालीन है तो कौन सी लगानी है, शीतकालीन है सत्र है तो कौन सी लगानी है। सारी हमें समय सारणी दी गई है और वह विभाग द्वारा हमें प्रोवाइड की गई है और वो विद्यालय में चस्पा भी की जाएगी। इसके बाद 3 मॉड्यूल जो हमें इनिशियली 3 मॉड्यूल दिए गए थे। कौन कौन से मॉड्यूल दिए गए थे एक बार मैं आपकी साइड से चाहूंगा, प्लीज इतनी जोर से बोलेंगे यहाँ तक आवाज आए। आवाज नहीं आई है। लास्ट का कौन सा? शिक्षण संग्रह। यानी कि हमें 3 मॉड्यूल दिए गए
ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह। और इसमें जो शिक्षण, वैसे तो तीनों के तीनों मॉड्यूल आपस में इंटरलिंक हैं। आप देखोगे कि कोई कंटेंट आपको आधारशिला में मिलेगा, वही सेम आपको ध्यानाकर्षण में मिलेगा, सेम आपको शिक्षण संग्रह में मिलेगा। तो ये इंटरलिंक है। मगर इसमें जो शिक्षण संग्रह है वह किस लिए है? हम टीचर्स के किस लिए है? व्यवसायिक विकास हेतु। हम टीचर्स के व्यवसायिक विकास हेतु ये शिक्षण संग्रह लिया गया है। इस शिक्षण संग्रह में वो सारे टूल्स दिए गए हैं जो हमें टीचिंग करते हुए जरूरत पड़ती है। कौन कौन से टूल, समय सारणी कैसी हो, एक अध्यापक है तो, दो अध्यापक है तो कैसी हो, प्राइमरी में कैसी हो, जूनियर में कैसी हो। उसके बाद कि प्रार्थना सभा हम कैसे करें, सायंकालीन सभा कैसे करें, कौन सी प्रार्थना किस दिन कराएं, कौन सा गीत किस दिन कराएंगे, सारी चीजें उसमें वेल डिफाइंड, वेल मेंटेन की गई हैं। कौन सा मॉड्यूल है? शिक्षण संग्रह। इसी तरह से जो हमारा ध्यानाकर्षण है उसमें रिमेडियल टीचिंग कैसे की जाए, जिसमें हमें 18 टेक्निक भी बताई गई है। उन 18 टेक्निक पे हमें जोर दिया गया है। जो प्रिंट रिच परिवेश की हम बात कर रहे थे, जो 102 हमें भाषा और गणित के पोस्टर मिले हैं 37 प्रकार के, वो कुछ इस तरह से हैं, आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। उनमें से कुछ पोस्टर हमें क्या करने हैं? दीवार पे चस्पा करने हैं, और कुछ पोस्टर हमें अलमारी में रखने हैं। अब एक छोटा सा मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि कौन से पोस्टर हमें अलमारी में रखने हैं? फिजिकली देखने से हमें पता चल जाएगा। जिनका साइज थोड़ा छोटा है वो अलमारी में रखने हैं, और जिनका साइज थोड़ा बड़ा है वो हमें क्या करना है? वो लगाने हैं। हाँ, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो लेमिनेटेड है वो हमें अलमारी में रखने हैं, जो नॉन लेमिनेटेड है, हाँ, मगर उसका एक और, यदि आप लेमिनेटेड पे नहीं जाते हो तो आपको देखना पड़ेगा कि साइज पे जा सकते हो, फिजिकली उनके अपीयरेंस पे जा सकते हो। साइज थोड़ा बड़ा है जो हमें दीवार पे लगाने हैं। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को एनसीईआरटी द्वारा एक मैथ किट प्रोवाइड की गई है। उसमें कितने प्रकार की सामग्री हमें मिली है? कोई बताएंगे प्लीज जोर से? कितने प्रकार की सामग्री मिली है? 12, 11 वाले हाथ खड़ा कर लो कि 11 प्रकार की मिली है, वो हाथ खड़ा करो। जो बोल रहे हैं 12 की, वो नहीं करो। कितने प्रकार की मिली है? 11 प्रकार की। किसके द्वारा? एनसीईआरटी द्वारा प्रोवाइड की गई है। और उसमें इतने बढ़िया जो इसमें प्रोडक्ट सारे, जैसे हम बोले कि डोमिनो कार्ड, स्थानीय मानवाड़ी कार्ड, रेसिड्यू कार्ड, यानी कि टीएलएम इतना बढ़िया है कि जो सालों साल चलेगा, ना टूटने वाला, सालों साल चलने वाला। बहुत अच्छी किट हमें मिली है। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका हमें किन विषयों के लिए मिली है? भाषा और गणित। किन क्लासेस के लिए मिली है? 1 से 3। कक्षा 1, 2, 3 के लिए हमें कितनी संदर्शिका मिली है? क्रियान्वयन संदर्शिकाएं मिली हुई है 3 भाषा की और 3 गणित की, जिसमें पूरे वर्ष में हम कैसे पढ़ाएंगे, किस दिन हम क्या पढ़ाएंगे, कौन सी गतिविधि हम यूज करेंगे, वो सारा उसमें वेल डिफाइंड, वेल मेंटेन किया गया है। इसके बाद समृद्ध मॉड्यूल की बात करते हैं। जो प्रेजेंटली हमारे स्कूल्स में समृद्ध मॉड्यूल चल रहा है
थोड़े कंफ्यूज थे, बता रहे थे कि भाई 0 वीक कब तक करें, तो 0 वीक पूरे मार्च चलना है। 0 वीक कब तक चलना है? पूरे मार्च। और जब अल्टरनेट यानी कि वो सर्कुलेट हो रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, जब एक एक दिन सब बच्चे आ जाए, सब बच्चे जब एक बार स्कूल्स में आ जाए, उसके बाद आप क्या करोगे? बेसलाइन टेस्ट। यानी कि मार्च में पूरे मार्च आपका 0 सप्ताह चलेगा और जब प्रत्येक बच्चा स्कूल आ जाए एटलीस्ट 1 टाइम, उसके बाद उसका आप लोगे बेसलाइन टेस्ट। बेसलाइन टेस्ट कैसे लेंगे? वो टूल उसमें टूल डिफाइन है, मैथ के अलग, गणित सॉरी भाषा के अलग। उसके अंदर जो आकलन पत्र है, आकलन पत्र को आप एक रजिस्टर में भी खींच कर बना सकते हैं और उसकी फोटोस्टेट भी करा सकते हैं जो मॉड्यूल में दिया गया है। ऐसा कोई कंफ्यूजन रहने वाला नहीं है कि कहां से क्या करेंगे, तो उसको हम एक रजिस्टर में भी खींच सकते हैं और क्या कर सकते हैं, जो उसमें कार्यपत्रक आकलन पत्रक दिया गया है उसको वहां से भी फोटोस्टेट करा के उसमें हम कर सकते हैं अपनी संख्या के हिसाब से। इसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट सेशन में जेंडर इक्विटी की बात की गई है। इसे हम बिल्कुल कंसाइजली संक्षिप्त में समझते हैं कि जेंडर इक्विटी की बात कर रहे हैं, तो इस बात पे हमें फोकस करना है कि जेंडर इक्विटी शिक्षा पे आपने उसमें भी देखा होगा कि जेंडर इक्विटी क्या है, कि जो हमारे लड़के मेल फीमेल में क्या हमें समानता का भाव रखना है, एक साथ समझना है। ये नहीं कि झाड़ू लगाने की बात कहें कि महिलाओं का ही काम है, लड़कियों का ही काम है, इसमें जेंट्स लगा, खाना बनाने का काम महिलाओं का ही काम है, ऐसा कुछ नहीं। जेंडर इक्विटी में यही बताया गया है। उसमें ये जरूरी नहीं है कि क्रिकेट केवल पुरुषों के लिए ही है, महिलाएं भी खेल सकती हैं, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, टैग लगा दिया गया है कि ये काम महिलाएं करेंगी, ये कपड़े महिलाएं पहनेंगी, ये कपड़े जेंट्स ही पहनेंगे, वही जेंडर इक्विटी की बात हम यहाँ करती हैं। स्कूल्स में जेंडर इक्विटी कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे? ऐसा नहीं कि इधर हमने बॉयज बैठाए हुए, इधर हमने गर्ल्स बैठाए हुए, नहीं, हम मिक्सअप भी बैठा सकते हैं, उनमें समानता का भाव रहे। रीड अलोंग ऐप से हम टीचर भलीभांति परिचित हैं। अब बारी किसकी है? किसकी बारी है कि वो रीड अलोंग से परिचित हो? हमारे अभिभावक। और आप इस रीड अलोंग ऐप में देखोगे कि इतनी बढ़िया डेवलप की गई है ये रीड अलोंग ऐप कि यदि बच्चे को कुछ भी नहीं आता और रेगुलरली इसका यूज करता है तो वो बहुत कुछ सीख जाता है। यानी कि ये रीड अलोंग ऐप न जाने कितने टीचर्स की कमी पूरी करता है। उसमें खेल में बड़ी सरलता सहजता के साथ बच्चा बहुत कुछ सीख जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। तो हमें जो प्रेरणा ज्ञानोत्सव है, जो शिक्षा चौपाल हमें लगानी है, उसमें भी एक पॉइंट, एक गतिविधि दी गई है कि जहां हम शिक्षा चौपाल लगाएंगे, ज्ञानोत्सव का प्रोग्राम करेंगे, तो वहां एटलीस्ट एक बार हम रीड अलोंग ऐप का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, कैसे किसी एक बच्चे को पढ़ाएंगे, असेंबली में भी हम बुला सकते हैं। वहां जहां शिक्षा चौपाल लगाएंगे वहां भी हम एक डेमो जरूर दिखाएंगे कि किस तरह से इसमें पढ़ा जाता है, किस तरह से इसमें गेम्स हैं जो बच्चे को सिखाने में काम आ रहे हैं, उसका हम एक डेमो उस शिक्षा चौपाल में देंगे। तो हम शिक्षा चौपाल लगाएंगे, वहां इसका एक डेमो देंगे रीड अलोंग ऐप का। तो मानव संपदा है, ये कब से इम्प्लीमेंट किया गया है? हमारे डिपार्टमेंट में 2017 से इसको हमारे डिपार्टमेंट में लगाया गया है।
अब आप देख रहे होंगे कि इस मानव संपदा ऐप से हमारे सारे जितने भी हमारे काम हैं वो किससे हो रहे हैं? मानव संपदा। हमें छुट्टी लेनी है तो कहाँ जाना पड़ेगा? मानव संपदा में जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन छुट्टी कहाँ से लेंगे हम? एम स्थापना या मानव संपदा। इसके बाद वहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि हम, उसका भी यहाँ डिस्कशन है कि किसको हम बनाएं रिपोर्टिंग ऑफिसर। वहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि हमारा स्कूल कंपोजिट हुआ है, जो हमारे प्राइमरी वाले हेड थे, अब वो किसको अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाए, वहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है। तो वहाँ हमारे उन हेड को भी उन्हें ही अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाना पड़ेगा, जो वहाँ कंपोजिट के इंचार्ज हैं। उनके लिए रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन रहेंगे? जो कंपोजिट के इंचार्ज हैं, जिनके पास हमारा, यानी कि सब अध्यापकों के लिए जो है वहाँ असिस्टेंट जितने भी हैं, उनके लिए रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन है? इंचार्ज सर। तो जो हमारे हेड बचे हैं उनके लिए भी हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन हुए? इंचार्ज। इसमें थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी छुट्टी हम अपने हेड टीचर या इंचार्ज टीचर को भेजें और कौन सी छुट्टियाँ हम वीडियो सर को भेजें। यहाँ थोड़ा सा हमारा कंफ्यूजन रहता है। तो जो 13 तारीख वाला यूट्यूब सेशन हुआ है, जितने भी यूट्यूब सेशन होते हैं, यदि हम उनको ध्यान से सुनते हैं तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूट्यूब सेशन हो रहे हैं। जितने हमारी क्वेरीज होती हैं उन सारी क्वेरीज को वो फुलफिल करते हैं। तो उसमें स्पष्ट बताया गया है कि हम सारी छुट्टी अपने हेड सर को भेजेंगे, जो वो अप्रूव कर सकते हैं वो अप्रूव करेंगे, यानी कि CL। उसके बाद मैटरनिटी या बाकी जो छुट्टियां बची हैं उनको वो किसको फॉरवर्ड करेंगे? भेजनी हमें किसको है छुट्टियां? किसको भेजनी है छुट्टियां? हमें किसको भेजनी है? हाँ, हेड सर को भेजनी है। मगर वो केवल वो क्या, जो उनके कार्य क्षेत्र में आ रही है, जियो के अकॉर्डिंग, जियो जो निर्देशित करता है वो उसको अप्रूव करेंगे, अदरवाइज सबको वो फॉरवर्ड कर देंगे बीओ सर को। इसके बाद एक इसमें और क्वेश्चन आया था कि क्या जो हमारे मेन टीचर होते हैं कि क्या वो CCL ले सकते हैं? ये भी उसमें सेशन में बताया गया था। तो हाँ, वो CCL ले सकते हैं, चाइल्ड केयर लीव ले सकते हैं, यदि वह सिंगल पेरेंट है तो। उसमें एक और बात बताई गई थी कि क्या हमारे अध्यापक आधे दिन का अवकाश ले सकते हैं? ये बहुत सारे टीचर्स की साइड से क्वेश्चन होता है कि उसमें 0.5 डेज का अवकाश है, क्या हम वो ले सकते हैं? हम नहीं ले सकते, वो हमारे लिए नहीं है। परिषदीय विद्यालय में जितने भी टीचर कार्यरत हैं उनके लिए आधे दिन का अवकाश नहीं है। जो SSC से 13 तारीख में सेशन हुआ था उसमें स्पष्ट बताया गया है ये जो मानव संपदा है ये हमारे ही डिपार्टमेंट में इम्प्लीमेंट नहीं होता, मोर देन हमारे डिपार्टमेंट से अलग भी इम्प्लीमेंट होता। उसके बाद एक बात और आई थी शायद कि क्या हम EL ले सकते हैं? हमें कितनी EL मिलेगी, इस पर भी उसमें चर्चा की गई थी। तो उसमें स्पष्ट बताया गया है कि जितने साल की हमारी सर्विस कंप्लीट हो जाती है उसके हिसाब से 1 साल के लिए 1 EL है। हम EL में कंफ्यूज रहते थे कि कितनी EL ले, कैसे ले, तो उसमें स्पष्ट बताया गया है सेशन में कि जितने साल की हमारी सर्विस कंप्लीट हो जाती है हम उतनी EL ले सकते हैं। और वो किसके कार्य क्षेत्र में है? BO सर। उनको अप्रूव कौन करेंगे? BO सर। तो ये बहुत सारी बातें हैं इसमें मानव संपदा में। जो हमारी सैलरी अब निकलेगी पेरोल से वो भी मानव संपदा के थ्रू ही निकलेगी। उसमें हम अध्यापकों की क्या भूमिका रहेगी? उसमें हम अध्यापकों को एक फॉर्मेट 9C भरना पड़ेगा, जिसको पावना बोलते हैं। उपस्थिति प्रपत्र जो हम भेजते हैं वो हम अब कैसे भरना पड़ेगा? ऑनलाइन भरना पड़ेगा। कहाँ जाके? मानव संपदा में जाकर। ये कभी भी लागू होगा, मगर पेरोल के थ्रू ही हमारी सैलरी निकलेगी। उसमें वर्क इन प्रोसेस है, काम चल रहा है। कुछ डिस्ट्रिक्ट में मानव संपदा से सैलरी निकलना शुरू भी हो गया है। जैसे निर्देश होंगे सर, हो सकता है ट्रेनिंग पीरियड जैसे होंगे, बाकी आप सही कह रहे हो, ट्रेनिंग भी जरूर होगी, क्योंकि तो आप यहाँ समझ गए होंगे मानव संपदा के बारे में। इसमें एक चीज और थी कि इसमें ज्वाइनिंग के लिए जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उसमें अर्ली ज्वाइनिंग आता है।
क्या अर्ली ज्वाइनिंग का आपको पता है सबको? अर्ली ज्वाइनिंग क्या रहता है? अर्ली ज्वाइनिंग का मीनिंग है CCL वाले जितने भी हम जो हम कैजुअल लीव ले रहे हैं, CL ले रहे हैं, उसके लिए हमें ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू सेंड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट फॉर CL। हमें ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट किसके लिए भेजनी है? मैटरनिटी, CCL एंड जो और छुट्टियां हैं उसके अंदर मेडिकल लीव के लिए भी हमें रिक्वेस्ट भेजनी है, ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट। उसमें ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट में 2 टाइप की रिक्वेस्ट होती है, अर्ली ज्वाइनिंग। तो अर्ली ज्वाइनिंग का मीनिंग है कि जब हम CL के लिए ज्वाइनिंग नहीं भेजनी, CL के लिए नहीं भेजनी है। अर्ली ज्वाइन का मतलब है मान लो हमने 15 दिन की छुट्टी ली थी और हम रिकवर 5 दिन में ही हो गए, तो हम उस 15 दिन से पहले अपनी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, वो मीनिंग है।